बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रेप को परिभाषित करते हुए एक जजमेंट दिया गया था, एक आदेश दिया गया था, जिसकी देश भर में काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले की फिर से सुनवाई शुरू करेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर के देश में इतना ज्यादा विवाद हुआ, और इस विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लीगल दृष्टिकोण से देखते हुए क्या ऑब्जर्वेशन दिए। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में अंत में इस बात पर भी डिस्कशन होगा कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर की बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा समझेंगे कि खबर में क्या निकल करके आया था। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या फैसला था उसको देखेंगे। इस फैसले के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, कानूनी प्रभाव क्या हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और साथ साथ भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा क्या है, कानूनी फ्रेमवर्क क्या है, उसको भी समझेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसको महिलाओं से संबंधित मुद्दे और भारतीय कानून से जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार हम खबर की अगर आप बात करें तो खबर हमने देख ही ली है कि खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था, उस डिसीजन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रद्द कर दिया है। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें नाबालिग लड़की के शरीर को पकड़ने, स्तन को पकड़ने, उसके पायजामे की डोरी को तोड़ने को बलात्कार का प्रयास नहीं माना गया था, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये केवल बलात्कार की तैयारी है, इसको तैयारी के दायरे में शामिल किया गया था। इसीलिए जिन व्यक्तियों ने अपराध किया था उनको बहुत सख्त सजा नहीं दी गई थी, बहुत सामान्य सी सजा दी गई थी। उस पर हम आगे बात करेंगे। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2025 को सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया। तो ये पूरा मामला आपको देखने को मिला है। अब खबर आप देख सकते हैं कि कितना विवादित बयान जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से पेश किया गया है। तो अब हाईकोर्ट को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। बेसिकली खबर पर तो हम बात करेंगे, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत में जो न्यायपालिका है, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सबसे उच्च दर्जे पर आते हैं। भारत में सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें से न्यायपालिका सबसे इंपॉर्टेंट अंगों में से एक है, और न्यायपालिका के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है सबसे ऊंचे स्तर पर आते हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट क्या डिसीजन दे रहा है, हाई कोर्ट क्या बयान दे रहा है, हाई कोर्ट को यह समझना पड़ेगा, या तमाम जो न्यायाधीश हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि वो जो बयान दे रहे हैं उन बयानों का क्या इंपैक्ट होने वाला है, आगे चल करके उन बयानों को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसकी किस तरह से व्याख्या की जाएगी, उस व्याख्या को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है इस तरह के स्टेटमेंट को हमें ढंग से एनालाइज करना चाहिए कि स्टेटमेंट के क्या स्टेटमेंट आया है और उन स्टेटमेंट का क्या प्रभाव हो सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित किया गया है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब यह है कि इनके जो बयान हैं, इनके जो स्टेटमेंट हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं, इनके जो आदेश हैं, जो जजमेंट है, उसको आगे जो है प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको आगे जो है अन्य मामलों में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप सोच करके देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के बयान दिए हैं, वो बयान आगे चल करके किस तरह से उसकी व्याख्या की जाएगी, आगे चल करके किस तरह से उसको याद किया जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन को काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को पूरी तरीके से रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अपने लेवल पर सुनवाई करने वाला है। तो ये ओवरऑल खबर हमने देखी कि खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था, एक बार उस पर बात करते हैं, टेक्निकलिटीज थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा क्या है। तो फैसले की अगर आप बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्तों पर बलात्कार के प्रयास का आरोप नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने ये कहा कि अभियुक्तों पर केवल बलात्कार के तैयारी का आरोप लगाया जाएगा। तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तैयारी और प्रयास के बीच में एक डिफरेंस करने की कोशिश की है। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कैसे की है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपके अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर आप बलात्कार के प्रयास का आरोप नहीं लगा सकते हैं, केवल बलात्कार के तैयारी का आरोप लगाया जा सकता है। तो ये एक डिसीजन आया है।
कोर्ट ने रेप के प्रयास जो कि सेक्शन 376 के तहत कवर होता है आईपीसी के, और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 18 के तहत कवर होता है, इसके आरोपों को हटा दिया है। यानी कि ये जो आपके सख्त आरोप थे जिनके माध्यम से ज्यादा सजा हो सकती थी, जो आपके बड़े आरोप थे, उनको हटा दिया गया है और उनके स्थान पर हल्के आरोपों को रखा गया है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 354 क्लॉज बी, जहां पर महिलाओं पर हमला करने का इरादा शामिल होता है। फिर आपका पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 है, जो कि बाल जो है यौन उत्पीड़न की बात करता है। तो ओवरऑल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर एक टेक्निकलिटी का इस्तेमाल किया। अभी देखेंगे टेक्निकलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो घटना आपको देखने को मिली है वो घटना बेसिकली बलात्कार यानी रेप का प्रयास नहीं है, बल्कि वो जो घटना है वो घटना केवल उसकी तैयारी है। तो ये डिफरेंस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने अभियुक्तों द्वारा लड़की के को नीचे खींचने के प्रयास और उसके पैजामे को खोलने के प्रयास को बलात्कार की कोशिश नहीं माना, बल्कि उसको बलात्कार की तैयारी की कैटेगरी में रखा है। तो ये एक बहुत ही खराब डिसीजन निकल करके आया है, जिस पर हमने बात की। अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कानूनी दृष्टिकोण अपनाया है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने रेप के प्रयास को गलत तरीके से तैयारी की कैटेगरी में शामिल कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण पीड़िता के प्रति असंवेदनशील और इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला जो है रेप के प्रयास का ही है, यानी कि यहां पर रेप की कोशिश ही शामिल है, रेप की तैयारी शामिल नहीं है। तो इसीलिए इसको नए सिरे से जो है समझा जाना आवश्यक है। तैयारी और प्रयास के बीच में अंतर क्या है उसको अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए इन दोनों शब्दों को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तैयारी की कैटेगरी में बेसिकली आपका अपराध को अंजाम देने की योजना बनाना शामिल है, यानी कि अगर आप केवल योजना बनाते हैं तो उसको आप अपराध की तैयारी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपराध के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं तो उसको प्रयास की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख के चलें, मान लीजिए ये पेन मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे इस पेन को उठा करके कहीं और रखना है। अब अगर केवल ये विचार मेरे मन में मौजूद है कि मैं इस पेन को उठाना चाहता हूं, तो ये आएगा आपका तैयारी की कैटेगरी में, क्योंकि अभी तक केवल विचार जन्मा है, अभी तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। और अगर मैं इस पेन को उठा करके अपने हाथ में ले लेता हूं, अभी मैंने वहां रखा नहीं है, यानी मैंने काम को अंजाम नहीं दिया, लेकिन मैंने पेन को जरूर उठा लिया है, यानी कि मैंने ठोस कदम उठा लिया है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका तैयारी, ये आपका प्रयास की कैटेगरी में आएगा। तो एक होता है तैयारी, एक होता है आपका प्रयास। तो जो मौजूदा मामला देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इसकी व्याख्या की है कि आप इसको तैयारी की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर विचार से आगे बढ़ते हुए ठोस कदम उठाया गया है, यहां पर एक्ट आपको देखने को मिला है, और वही एक्ट जो है वो इसको प्रयास की कैटेगरी में शामिल करता है। और अटेम्प्ट ऑफ रेप जो है वो भारत में एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए जो अपराधी हैं उन पर आप हल्के मामलों में आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप हल्के मामलों में केस नहीं चला सकते हैं, बल्कि उन पर जो है सख्त मामलों में केस चलाया जाना चाहिए। तो ये डिसीजन जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से रेप की तैयारी और रेप के प्रयास के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को सही ढंग से नहीं समझा गया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन को रोक दिया गया है। तो ये ओवरऑल आपका कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है उसकी हमने बात की। अब ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, इसके सोशल इंपैक्ट क्या हो सकते थे, लीगल इंपैक्ट क्या हो सकते थे, उस पर अगर आप बात करें तो इस मामले की वजह से आपको देखने को मिला था कि सोशल मीडिया पर, सोसाइटी में, अखबारों में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को। इसके अलावा हमारी केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग जो थे, तमाम जो आपके विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, आदेश सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अब रद्द कर दिया है। तो इसके माध्यम से जो पीड़िता हैं और पीड़िता के जो परिवार हैं उनको अब राहत मिलेगी, और अब यहाँ पर जो आरोपी हैं उनको बड़े लेवल पर सजा देखने को आपको मिल सकती है, और सख्त प्रावधानों से सजा आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सामाजिक और कानूनी प्रभाव हमने देखे। अब भारत में कानूनी ढांचे की अगर आप बात करें कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए या बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन है, तो इसमें जिस एक कानून का जिक्र आपको हमारी इस खबर में भी देखने को मिला वो था आपका पॉक्सो कानून। पॉक्सो कानून यानी कि आपका यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, सरकार द्वारा 2012 में इसको पेश किया गया था। इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि आपका यहाँ पर जो बच्चों लिखा हुआ है, जो चाइल्ड लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो चाइल्ड में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको चाइल्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो,
सबको जो है अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसको पॉक्सो की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो कंसेंट की एज क्या है? कंसेंट की एज आपका 18 है। बीते दिनों आपको याद होगा हमने अपने ही अखबार के प्रोग्राम में चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को उठाया गया था कि अब हमें पॉक्सो के तहत कंसेंट की एज को 18 साल से कम करके 16 साल कर देना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि कंसेंट की एज क्या है? कंसेंट की एज है आपका 18 वर्ष। तो ये हो गया पॉक्सो कानून। फिर एक कानून है आपका घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ, डोमेस्टिक जो आपकी वायलेंस होती है उससे जुड़ा हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देता है। अधिनियम के तहत महिलाओं को उनके पति, परिवार या अन्य सदस्यों द्वारा अगर कोई उत्पीड़न किया जाता है तो उससे उनको कानूनी सहायता मिलती है और वो जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस का कानून। फिर दहेज को समाप्त करने के लिए भी कानून है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 यानी कि प्रोहिबिशन ऑन डाउरी एक्ट 1961। ये एक्ट, इस एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में दहेज की जो कुप्रथा है उस प्रथा को समाप्त किया जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट 1961 है उसके तहत न केवल दहेज लेना कानूनी अपराध है बल्कि दहेज देना भी कानूनी अपराध है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। इसके अलावा अगर आप विवाह के समय दहेज देते हैं तो वो तो अपराध है ही, अगर विवाह के बाद दहेज मांगा जाता है तो वो भी कानूनी अपराध है। ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया उसके 1 साल बाद अगर आप जो है कुछ दहेज मांगते हैं तो उसको इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा, वो भी इस कानून के दायरे में शामिल है। तो आप विवाह के बाद भी अगर आप कोई दहेज मांगते हैं तो वो भी कानून के दायरे में कवर होता है। फिर एक है आपका पॉश एक्ट। पॉश एक्ट के बारे में भी याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि आपका जो कार्यस्थल है वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस कानून को पारित किया गया था साल 2013 में। अब पॉश एक्ट के बारे में जो एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे कंपनियों में आपका जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो गठित की जाएगी। हर कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी। तो अगर किसी महिला के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो है शिकायत कर सकती है। फिर और आगे प्रोविजन किए जाते हैं। लेकिन जो आपका पॉश एक्ट है उसके बारे में जो आपको एक सबसे मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि पॉश एक्ट जो है वो आपका जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अब जेंडर न्यूट्रल नहीं होने का क्या मतलब है? जेंडर न्यूट्रल नहीं होने का मतलब यह है कि इसके तहत केवल महिलाओं के साथ वर्कप्लेस पर जो हरासमेंट होती है उसको ही कवर किया जाता है। अगर किसी पुरुष के साथ वर्कप्लेस हरासमेंट होती है तो उसको कवर नहीं किया जाता। अब ये पॉइंट मेन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता है कि जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आपको लगेगा कि इसमें महिलाओं पुरुषों दोनों को कवर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोश एक्ट में केवल और केवल महिलाओं को कवर किया गया है। महिलाओं के साथ वर्कप्लेस पर अगर कोई हरासमेंट होती है तो उसको पोश एक्ट के तहत कवर किया जाता है। पुरुषों के साथ अगर वर्कप्लेस पर कोई हरासमेंट होती है तो उसको पोश एक्ट के तहत कवर नहीं किया जाता। उसके लिए कंपनी के अपने अलग कानून हो सकते हैं और भारत के अलग अलग कानूनों में उसके लिए अलग प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पोश एक्ट में उसको कवर नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट हमने समझ लिया, भारत में कानूनी ढांचा क्या है उस पर बात कर ली है। अंत में करंट अफेयर का एक सवाल आपके लिए है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की परिभाषा में कौन शामिल है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, ऑप्शन बी केवल लड़कियां जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति और ऑप्शन डी केवल 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।